तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे धर्म ग्रंथों में या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कुछ कहा है, उन चीज़ों को जब से हमारा समाज थोड़ा सा डेवलप हो रहा, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा, तो तमाम चीज़ें हमें बड़ी फिजूल लगती हैं। लेकिन इन फिजूल चीज़ों के बावजूद भी जब हमें लगता है कि ये तमाम चीज़ें फिजूल हैं, उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया, वो पिछड़े थे, उनकी सोच छोटी थी, इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक बार हमें फिर यकीन होता है कि अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कुछ कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ सोच के ही लिखा है और वो चीज़ें कभी गलत सिद्ध नहीं होती है। जैसे एक लाइन मैं कल सुन रहा था और वो लाइन मैं आपको समझाऊं अगर, कि ध्यान घटे नर मूढ़ की संगत, चित्त घटे मन विषय भरमाए, और तेज घटे पर नारी की संगत, भूख घटे बहुभोजन खाए। आगे की भी लाइन है लेकिन उससे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो पहली लाइन का अर्थ है कि ध्यान घटे नर मूढ़ की संगत। अगर आप किसी मूर्ख इंसान के साथ रहते हैं तो आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी हैं, आपका ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। और तेज घटे पर नारी की संगत, ये दो मेजर लाइन है इसमें। अगर आपकी कोई बीबी है, कोई गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ तक चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की बीबी या फिर दूसरे की गर्लफ्रेंड पे नज़र रखते हैं, उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं, आप खुद एक रिलेशनशिप में, उसके बावजूद आप निरंतर प्रयासरत हैं कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। लड़कियों के साथ भी ऐसा है कि वो किसी लड़के को देखती हैं, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, उसके बाद भी उससे बातचीत करने की कोशिश करती हैं, ये प्रयास करती हैं कि इससे भी मेरा रिलेशनशिप हो जाए। तो शुरुआत में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बुरी तरह आपको बर्बाद करके रख देंगी। और इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ, ये दोहा मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि ये जो 4 लाइनें मैंने अभी सुनाई कि ध्यान घटे नर मूढ़ की संगत, चित्त घटे मन विषय भरमाए, और तेज घटे पर नारी की संगत, भूख घटे बहुभोजन खाए, इन्हीं 4 लाइनों पे आज की पूरी कहानी आधारित है। तो पूरी कहानी क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने हाजिर है। इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो होती है असम से। असम का एक बेहद मशहूर शहर है गुवाहाटी। कई लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं, छुट्टियाँ बिताने जाते हैं। इसी गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट के बगल एक 5 स्टार होटल है जिसका नाम है रेडिएशन ब्लू होटल। काफ़ी चकाचौंध बड़ा ये होटल, काफ़ी महंगा। बाहर से अक्सर जो बहुत बड़े लोग आते हैं इसी होटल में चेक इन करते हैं। एयरपोर्ट के बगल है, इस वजह से भी काफ़ी महंगा है। 5 स्टार इसकी रेटिंग है। इसी होटल में 5 फरवरी साल 2024, यानी आज से महज कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की, जो रिसेप्शन है वहाँ के फ़ोन की घंटी बजती है। रिसेप्शनिस्ट फ़ोन उठाती है। सामने से उसी होटल में रहने वाला एक इंसान बोलता है, जो शायद कमरा लेके रह रहा था, कि एक रूम है 922 यानी 922, उस रूम में जो रुका है उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की सख्त आवश्यकता है। अब इधर से ये फ़ोन हुआ। जो रिसेप्शन वाले थे उन्हें लगा कि उनके होटल में कोई बीमार है, उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। फ़ौरन सारे मुलाजिम उस कमरे की तरफ जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर उन्होंने जो कुछ देखा, उसे देखने के बाद शायद पूरी कहानी ही पलट गई। जो अंदर शख्स था जिसके बारे में कहा गया था, वो बीमार नहीं था, बल्कि उसकी नाक से खून बह रहा था, बुरी तरह इंजर्ड था और ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर अब जान भी नहीं बाकी है। फर्श पे खून फैला हुआ था, उसकी नाक से खून निकल रहा था। अब ये तमाम चीज़ जब होटल प्रशासन देखता है, फ़ौरन जो मैनेजर था वो भाग के आता है। इतनी देर में जब ये तमाम चीज़ें हुई तो किसी होटल कर्मी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। क्योंकि मामला एक बेहद रिपोर्टेड होटल का था, पुलिस तक बात जानी ही थी। फ़ौरन पुलिस आती है। आने के बाद उस शख्स को जब चेक करती है जिसकी बॉडी कमरे में मिली थी, तो पता चलता है कि ये शख्स मर चुका है और देखने से ही लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही इसकी मौत हुई है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर से इसकी मौत हुई है, चंद मिनट पहले। अब होटल कर्मी से जब पुलिस वाले इस बारे में पूछते हैं कि आपको कैसे खबर लगी और ये कौन है, तब होटल कर्मियों ने बताया कि सर एक फ़ोन आया था। पुलिस वालों ने पूछा कि किसने फ़ोन किया था और क्या इस आदमी के साथ कोई और भी आया था। होटल वालों ने कहा कि हाँ, एक लड़की आई थी। पुलिस वालों ने पूछा कि वो लड़की कहाँ है। होटल वालों ने कहा कि सब मुझे नहीं पता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग आके यहाँ रूम ले लेते हैं, फिर अपनी मीटिंग्स और जहाँ उन्हें जाना होता वहाँ पे जाते हैं।
सामान लगेज वगैरह यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद घूम फिर के आते हैं, रात को यहाँ पे आराम करते हैं, फिर सुबह जहाँ निकलना होता है फिर जाते हैं। अब कौन कहाँ जा रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, वो उनकी व्यक्तिगत प्राइवेसी है। पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, आप एक बात बताइए, जिसने फ़ोन किया था क्या वो लड़की थी या कोई लड़का था? होटल वालों ने कहा कि साहब वो कोई लड़का था। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों ने सुनी, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि पहली बात तो पुलिस वाले से जो होटल वाले हैं वो कह रहे हैं कि इसके साथ एक लड़की आई थी, इसकी तो ऑलरेडी मौत हो ही चुकी है, तो फिर फ़ोन किसने किया? लिहाजा ये जानने के लिए पुलिस वालों ने पूरे होटल के कैमरे को खंगालना शुरू किया। जब कैमरे को खंगाला गया तो जिस टाइम फ़ोन आया था उससे 2 मिनट बाद जो लड़की इस आदमी के साथ रुकी हुई थी, उसी लड़की को एक उसी के हम उम्र लड़के के साथ भागता हुआ दिखाया गया। अब ये तमाम चीज़ जब होटल के साथ साथ पुलिस वाले देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि लड़की जिसके साथ आई थी उसकी लाश मिल रही है, लड़की किसी और लड़के के साथ भाग रही है। और एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा खटक रही थी कि अगर ये फ़ोन ना करते तो आराम से कहीं भी भाग सकते थे, तो इन्होंने फ़ोन करके होटल वालों को इत्तला क्यों किया? सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। बहरहाल सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये दोनों लोग कहाँ भाग रहे हैं, पहले इनको पकड़ा जाए, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब थे। अगर देर हुई और किसी फ़्लाइट में बैठ के ये निकल गए तो फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा पुलिस वालों ने अपना पूरा जाल बिछाया। एयरपोर्ट के बगल, रेलवे स्टेशन के बगल, बस स्टैंड के बगल, टैक्सी स्टैंड के बगल, हर जगह अपने आदमी भेजे। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में वहाँ जाते हैं, जाने के बाद चेक करते हैं कि ये लोग कहाँ हैं। इत्तेफाक से कुछ ही घंटों में एक लड़का और ये लड़की जो कैमरे में दिखे थे दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार करके उनको थाने लाया जाता है। लाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है। जब उन दोनों से पूछताछ हुई तो पूछताछ में 2-3 चीज़ें बड़ी अजीब थी। पहला, ना ही उन लोगों के चेहरे पे बिल्कुल शिकन थी, यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने कोई अपराध किया है। दूसरा, ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें किसी चीज़ से मुक्ति मिल गई है। और तीसरा, शायद इन्होंने जानबूझ के ये कत्ल किया भी नहीं था। अब ये 3 हाव भाव जब पुलिस वालों को दिखे तो पुलिस वालों ने भी बड़े आराम से पूछताछ शुरू की। और जब पूछताछ शुरू की तो यहीं से कहानी पहुंच जाती है सितंबर साल 2023 में। दरअसल सितंबर साल 2023 में पश्चिम बंगाल में एक बेहद मशहूर जगह है हावड़ा, और इसी हावड़ा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल एक होटल है। और इसी होटल में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था अंजलि सौ, उम्र लगभग 20-21 साल। ठीक ठाक परिवार से थी नहीं, लेकिन खूबसूरत थी, पढ़ने लिखने में बढ़िया थी। तो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी खूबसूरती के दम पे इस 5 स्टार होटल में इसको नौकरी मिल गई। इसका काम था कि जो भी लोग आते हैं उनको हाउसकीपिंग देना, उनको उनके रूम तक छोड़ने जाना, उनसे अच्छे से बात करना, उनको चेक इन करवाना, उनको चेकआउट करवाना। फ्रंट डेस्क पे ये काम करती थी। सितंबर साल 2023 की बात है। एक लगभग 40-41 साल का अधेड़ उम्र का इंसान इस होटल में आता है। शायद वो किसी काम से आया था और लौटने में उसको देर हुई, तो इसने सोचा कि यहाँ पे रूम ले लें। उसने इस होटल में रूम लिया। इत्तेफाक से अंजलि सौ उस समय रिसेप्शन पे थी। अंजलि से जब उसने कहा कि मुझे रूम चाहिए, तो अंजलि ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो थे वो तमाम चीज़ें लेती है। लेने के बाद, उन तमाम चीज़ों के बाद एक रूम इस आदमी को अलॉट कर देती है और ले जाके रूम में चेक इन करवा देती है, सामान वगैरह रखवा देती है। उसके बाद वो आदमी इस लड़की को थोड़ा सा टिप वगैरह भी देता है, जो आमतौर पे 5 स्टार या फिर ठीक ठाक होटलों में होता है। लड़की हंसती हुई मुस्कुराती हुई बाहर आ जाती है, अपने काम में बिजी हो जाती है। जो आदमी आया था 40-42 साल जिसकी उम्र रही होगी, शाम को फ़ोन करता है रिसेप्शन पे। इत्तेफाक से उस टाइम भी अंजलि थी। अंजलि फ़ोन उठाती है, ये आदमी अंजलि को बुलाता है कमरे पे। अंजलि जाती है, जो कि उसका काम था। जाने के बाद कुछ चीज़ें तो पहले वो आदमी ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद जब अंजलि वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है तो अंजलि को अच्छी खासी टिप देता है। देने के बाद अंजलि भी थोड़ा सा इम्प्रेस होती है कि ये कौन सा आदमी है, इतने पैसे दे रहा। इधर अंजलि भी थोड़ा सा जब इंटरेस्टेड होती है तो सामने वाला आदमी भी उससे बातचीत करता है और फिर अपने बारे में बताना शुरू करता है। और बताता है कि मेरा नाम संदीप सुरेश कावली है और मैं मध्य प्रदेश के पुणे का रहने वाला हूँ, और मेरा कार का बहुत बड़ा व्यापार है। मैं गाड़ियों के शोरूम को ऑर्गेनाइज़ करवाता हूँ। लग्जरी गाड़ियों का अपना एक बिजनेस है।
पुणे में एक जगह लगती है शास्त्री नगर, वहाँ पे मेरा घर है। कई मंजिला इमारत है मेरे पास, ठीक ठाक पैसा है। और वास्तव में मैंने कई होटल में आज तक चेक इन किया, कई जगहों पे मैं गया, लेकिन जैसा नेचर, जैसी बात व्यवहार, जैसी चीज़ें तुम्हारी हैं और जैसी खूबसूरती तुम्हारी है, ये तमाम चीज़ें मैंने कहीं देखी नहीं। अब ये शब्द जब वो 40-42 साल का आदमी यानी संदीप कांवली बोलता है तो अंजलि भी खुश हो जाती है, मुस्कुराते हुए थैंक यू बोलती है। बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है। इस पर वो आदमी रोकते हुए कहता है कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपका पर्सनल नंबर ले सकता हूँ, क्योंकि काम के सिलसिले में 6-7 महीने बाद मुझे फिर यहाँ आना है, तो अगर आपका नंबर मिल जाए तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। अंजलि भी ना चाहते हुए, शायद वो लग्जरी, वो पैसे अंजलि की आंखों में ऐसे चौंधिया चुके थे कि अंजलि न चाहते हुए भी अपना नंबर दे देती है। अब नंबर एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने के बाद रात से ही बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। लगातार अंजलि उसकी लग्जरी लाइफ के बारे में पूछती रहती। लगातार संदीप अपने महंगे शौक, बड़ा बिजनेस, अपनी दौलत, अपनी शोहरत अंजलि को बताता रहता। रात भर में दौलत शोहरत को लेके ऐसी बातें हुई कि अंजलि कहीं ना कहीं अब एक तरह से दीवानी हो गई उसके दौलत के पीछे। अगले दिन जो संदीप था इस अंजलि से कहता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ। अंजलि कहती है कि कहाँ पे और कैसा वक्त। इधर जो संदीप था वो कहता है कि कहीं होटल में चलते हैं और कुछ घंटे तुम मेरे साथ गुजारो। अंजलि फिर यहाँ पैसों की चकाचौंध में इस कदर अंधी होती है कि मना नहीं कर पाती। इसके बाद ये दोनों लोग एक होटल में जाते हैं। जाने के बाद एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। 21 साल की लड़की थी अंजलि और 42 साल का, यानी अगर फासला देखें तो 20 साल का फासला, दुगनी उम्र का। लेकिन पैसे के आगे ना ही वो फासला मायने रखता है, ना ही उम्र मायने रखती है, ना ही शक्ल सूरत मायने रखती है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं। इसी दौरान जो संदीप कांवली था अपने फ़ोन से अपना कैमरा निकालता है और कैमरा ऑन करने के बाद उन तमाम चीज़ों को, एक दूसरे की न्यूड तस्वीरों को, एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों के उन मोमेंट्स को कैमरे में कैद करने लगता है। अब इधर जब ये कैमरे में कैद करने लगा तो अंजलि को थोड़ी सी झिझक हुई। अंजलि ने मना किया, लेकिन संदीप फिर कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारी सारी खुशियों का ख्याल रखूँगा। अंजलि फिर नहीं मना कर पाती। फिर लगातार वो वीडियो वगैरह बनाता रहता है। बहरहाल कुछ घंटे उस होटल में गुजारने के बाद जो संदीप कांवली था वो पहुंच जाता है पुणे, अपने काम में बिजी हो जाता है। इधर अंजलि भी अपने कामों में बिजी हो जाती है। लगातार फ़ोन पे बातचीत होती रहती है। इसके बाद फिर से जो संदीप कांवली था उसका आना हुआ। फिर से ये दोनों लोग मिलते हैं। मिलने के बाद ठीक ठाक बातचीत होती है, फिर से वो तमाम चीज़ें होती, फिर से वीडियो बनते हैं। कभी कभार जब संदीप कांवली का मन कहता तो अंजलि को वो बुला लेता अपने शहर पुणे। वहाँ भी अंजलि चली जाती, वहाँ भी मिल लेती। लेकिन ये तो कहानी का एक पहलू था। अभी एक कैरेक्टर इस कहानी में और था जिसका नाम था विकास साहब। ये तमाम चीज़ें जिस टाइम चल रही थी, जिस टाइम अंजलि पैसे के चकाचौंध में अंधी होकर उस आदमी के साथ लगातार सो रही थी, उसी टाइम पे पैरेलली अंजलि का एक और बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था विकास। विकास अंजलि से महज 5 साल बड़ा था, यानी 26 साल उसकी उम्र रही होगी उस टाइम। विकास अंजलि से बेहद प्यार करता था। अंजलि भी विकास से प्यार करती थी। वो तमाम चीज़ें जो संदीप कांवली से थी वो तो महज पैसे का ऐसा दबाव था, ऐसी लग्जरी थी कि जो कुछ अंजलि करती जा रही थी वो महज पैसे की चकाचौंध में अंधी होकर कर रही थी। बाकी उसका सच्चा प्यार विकास ही था। इधर वक्त गुजरता रहा, ये दोनों लगातार मिलते रहे, लगातार बातचीत होती रही, लगातार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहे। संदीप कांवली भी 42 साल का वो आदमी इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद अंजलि के प्यार में फिसलता चला जा रहा था। अंजलि भी उसकी लग्जरी के आगे रुक नहीं पा रही थी। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया, कई महीने गुजर गए, इधर विकास भी जब नोटिस करता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा, तो फिर एक दिन वो अंजलि से बात करता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। अब अंजलि भी जब ये चीज़ नोटिस करती है कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को ही इग्नोर कर रही हूँ जिसके साथ मैंने जीने मरने की कस्में खाई, तो फिर अब संदीप कांवली से कहती है कि देखिए जो कुछ हो गया उसे अब भूल जाइए, और मैं कहीं सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और मेरी शादी फिक्स है, तो अब मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती। लेकिन इतनी दौरान में, ये कुछ महीनों के फासले में, अंजलि और संदीप कांवली, यानी वो अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन और ये 22 साल की लड़की, इतनी बार मिल चुके थे कि संदीप कांवली को भी उससे प्यार था। संदीप कांवली कहता है कि नहीं, तुम्हें किसी और से नहीं, मुझसे शादी करनी है।
अब शादी की बात जब अंजलि सुनती है फिर परेशान होती है। कहती है कि नहीं, मैं आपसे कैसे कर लूँ, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपकी तो एक 13 साल की बिटिया भी है। वो कहता है कि मैं उन्हें छोड़ दूंगा, तुम मुझसे शादी करो। अब अंजलि को लगता है कि शायद वो बुरी तरह फंस गई है। इसी दौरान जो संदीप कांवली है लगातार पैसे का रोब दिखाता, अंजलि को मनाने की कोशिश करता। अंजलि नहीं मानती तो फिर उस हथियार का उपयोग करता है जो उसने पहले से बना रखा था। लगातार ब्लैकमेल करने लगा, लगातार कहने लगा कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो इन तस्वीरों को मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर पे भेज दूंगा। शायद कुछ तस्वीर उसने घर पे भेज भी दी थी। अब ये तमाम चीज़ें जब संदीप कांवली करने लगा तब अंजलि को रियलाइज़ हुआ कि पैसे की जिस दलदल में वो धंस गई है उसमें तो अब उसकी जान पे भी बनाई है। लिहाजा अब इस बारे में वो दबे स्वर में अपने बॉयफ्रेंड से जिक्र करती है और बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा। बॉयफ्रेंड पहले तो नाराज़ होता है, लेकिन वो प्यार करता था, इसलिए वो कहता है कि एक काम करो, मैं तो तुमसे अपना बाद में हिसाब करूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालूंगा। और इस मुसीबत से निकालने का एक ही तरीका है कि उसकी मोबाइल को अगर हम छीन लें और उसमें जो वीडियोज़ है वो डिलीट कर दें, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के साथ साथ फिर एक डेट तारीख मुकर्रर की जाती है 4 फरवरी साल 2024 की। उसके बाद अंजलि संदीप कांवली को फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। कहता है कि कहाँ? तो फिर कहती है कि गुवाहाटी में। उसके बाद अंजलि और उसका बॉयफ्रेंड विकास दोनों पहुंचते हैं गुवाहाटी। उधर जो ये था संदीप कांवली वो भी आता है। आने के बाद एक रूम ये लोग लेते हैं, संदीप और अंजलि, रूम नंबर 922। रूम इन दोनों के नाम बुक होता है। एक बगल का जो रूम था वो विकास ले लेता है। अब विकास बगल के रूम में, विकास की गर्लफ्रेंड और उसका आशिक संदीप एक दूसरे रूम में। रात गुजरती है, सुबह होती है। प्लान था कि जब संदीप वॉशरूम जाएगा या फिर कहीं और जाएगा तो मैं फ़ोन कर दूंगी, तुम आ जाना, फ़ोन हम लोग छीन लेंगे। सेम यही चीज़ होती है। जैसे ही जो संदीप कांवली था वॉशरूम में जाता है, उसी दौरान अंजलि फ़ोन करती है। जो विकास था वो आता है, फ़ोन ये लोग छीनने लगते हैं, निकालने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान जो संदीप कांवली था वो भी वॉशरूम से निकल आता है। उसके बाद फिर हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में जो संदीप कांवली था, जो कि 40-42 साल उसकी उम्र थी, 27 साल की इस नौजवान के आगे वो कमज़ोर था, तो उसे चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से घायल होकर गिर जाता है। अब ये लोग जब देखते हैं कि इसकी नाक से खून निकल रहा, तो इनके पास 2 मुश्किलें थी। पहला, अगर ये रुकें तो हो सकता है ठीक होने के बाद वो पैसे के दम पे फ़ोन फिर से छीन ले या फिर कुछ और कर ले, और अगर ये छोड़ के जाएँ तो फिर पुलिस केस। लिहाजा इन्होंने फैसला किया कि अगर हम रिसेप्शन पे फ़ोन कर दें तो वो लोग हॉस्पिटल पहुंचा ही देंगे, तब तक हम लोग इनको छोड़ के अपने अपने शहर हो लेंगे। ठीक इन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन बदकिस्मती से जो संदीप कांवली था उसको इतनी चोटें लग चुकी थी उस लड़ाई में कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है और वो बचता नहीं। और यहीं से ये पूरी कहानी लोगों के सामने आ जाती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, कितना बड़ा बिजनेसमैन, और यहाँ गलती उस लड़की की भी है। आप एक रिलेशनशिप में थी, लेकिन आपने जब लग्जरी देखी, आपने जब पैसे की चकाचौंध देखी, तो उस चकाचौंध में आप अंधे हो गए। और इधर ये 13 साल की बिटिया है, उससे महज 9 साल बड़ी एक लड़की के साथ आप ऐसा इंटीमेशन और ऐसे वीडियोज़ बनाते हैं, और साथ ही जब वो मना करती है तो फिर आप उसे ब्लैकमेल करते हैं। तो आपका भी अंत ऐसे ही होना था। तो जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कुछ गलत नहीं कहा है। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है। गैर इरादतन हत्या है तो ज़्यादा कोई चार्ज बनेगा नहीं। खैर, जो होना था वो तो हो गया। ये तो रही पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल का मेरा सवाल था कि ऐसे कौन से जानवर हैं, आमतौर पे किसी जानवर या फिर मल जो होता है, इंसान हो जानवर हो, उसे हम सबसे गंदा चीज़ मानते हैं, वेस्ट मटेरियल। लेकिन कई जानवर ऐसे हैं जिनके मल से हम कुछ खाने की चीज़ें निकालते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगे लेकिन ये सत्य है। तो अगर इतिहास की बात करें तो भारत में भी ऐसा होता था, वो आपको बाद में भी बताऊंगा। तो ऐसे मेनली जो जानवर है, एक सिबिक कैट है जिससे कॉफ़ी बनती है, हाथी भी हैं उनसे भी कुछ कॉफ़ी बनती है, जो पैंडा है उनसे चाय बनती है, और मेजरली यही 3 हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो नरेंद्र जी हैं इटावा से, पन्ना शर्मा जी हैं, अमित ठाकुर जी हैं, जस जी हैं, जस सीरा जी हैं, सुधीर सिंह जी हैं, सकत्तर सिंह जी हैं, श्याम बहादुर जी हैं, जगदीश डोम्बे जी हैं, ये मध्य प्रदेश शायद महाराष्ट्र से हैं, वीरेंद्र रावत जी हैं, और नासा वालों ने भी कमेंट किया है क्योंकि इनका यूज़र नेम नासा था, और जस करण जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा एक लाइन अभी इस सवाल के जवाब में, तो वो आपको याद होगा, नंदी बैल का कॉन्सेप्ट पहले चलता था, अब तो बहुत कम हो गया, मेरे बचपन में मैंने देखा है।
एक बैल जिसके शायद 5 पैर हों या फिर कहीं जीभ हो अजीब, तो उसको नंदी बैल मान के फिर गांव में लोग लेके गोसाई जो होते थे घूमते थे, तो लोग उनको कुछ खाने को देते थे। तो खिलाने का जो कॉन्सेप्ट था, नंदी बैल के जो गोसाई थे वो भी एक दिमाग लगाते थे। दरअसल अगर गेहूँ मिले तो ज़्यादा चबाने नहीं देते थे, और वो नंदी बैल भी शायद बेल ट्रेंड था तो जल्दी जल्दी खा लेता था। जल्दी जल्दी खाने की वजह से वो चबाता नहीं था। अगले दिन जब वो मल करता था तो उस मल में वो गेहूँ उन्हें मिल जाता था और उसको साफ करके वो निकाल लेते थे और निकाल के फिर बेच लेते थे। तो ऐसे भी बिजनेस हुआ है और मैंने देखा। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग सवाल। अब आज का सवाल पूछ लेता हूँ, और आज का मेरा सवाल है कि हर जानवर के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसकी रक्षा करती है, उसको बचाती है, लेकिन 1-2 जानवर ऐसे हैं जिनके पास कुछ ऐसी चीज़ें बाद में होती हैं जिसकी वजह से फिर उनकी मौत हो जाती है। तो अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।